अध्याय 4 कीस्टोन हैबिट्स या पॉल ओ नील की गाथा गीत जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। 1987 में एक धूमिल अक्टूबर के दिन वॉल स्ट्रीट के प्रमुख निवेशकों और स्टॉक विश्लेषकों का एक झुंड मैनहट्टन के एक पॉश होटल के बॉलरूम में इकट्ठा हुआ। वे अमेरिका की एल्यूमिनियम कंपनी के नए सीईओ से मिलने के लिए वहां गए थे या अल्कोआ, जैसा कि यह ज्ञात था, एक निगम जिसने लगभग एक सदी तक हर्शी के किस को लपेटने वाली पन्नी से सब कुछ बनाया था और कोका कोला के डिब्बे में धातु उन बोल्टों के लिए जो उपग्रहों को एक साथ रखते हैं। अल्कोआ के संस्थापक ने एक सदी पहले एल्यूमिनियम को गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था और तब से कंपनी पृथ्वी पर सबसे बड़ी में से एक बन गई थी। दर्शकों में से कई लोगों ने अल्कोआ स्टॉक में लाखों डॉलर का निवेश किया था और एक स्थिर रिटर्न का आनंद लिया था। पिछले एक साल में, हालांकि, निवेशकों की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। अल्कोआ के प्रबंधन ने गलत कदम के बाद गलत कदम उठाया था, अनजाने में नई उत्पाद लाइनों में विस्तार करने की कोशिश की, जबकि प्रतियोगियों ने ग्राहकों और मुनाफे को चुरा लिया। इसलिए जब अल्को के बोर्ड ने घोषणा की कि यह नए नेतृत्व का समय है, तो राहत की एक स्पष्ट भावना थी। हालांकि जब चुनाव की घोषणा की गई तो यह राहत बेचैनी में बदल गई। नया सीईओ पॉल ओ नील नाम का एक पूर्व सरकारी नौकरशाह होगा। वॉल स्ट्रीट पर कई लोगों ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। जब अल्कोआ ने मैनहट्टन बॉलरूम में इस बैठक और अभिवादन का कार्यक्रम निर्धारित किया, तो प्रत्येक प्रमुख निवेशक ने निमंत्रण मांगा। दोपहर से कुछ मिनट पहले ओ नील ने मंच संभाला। वो 51 साल का था, ट्रिम और ग्रे पिन स्ट्रिप और एक लाल पावर टाई पहने हुए था। उसके बाल सफेद थे और उसकी मुद्रा सैन्य सीधी थी। उन्होंने बाउंस अप किया कदम और गर्मजोशी से मुस्कुराया। वो गरिमापूर्ण, ठोस, आत्मविश्वासी लग रहा था, एक मुख्य कार्यकारी की तरह। फिर उसने अपना मुंह खोला। मैं आपसे कार्यकर्ता सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं, उन्होंने कहा। हर साल अल्कोआ के कई कर्मचारी इतनी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं कि उन्हें काम का एक दिन भी याद नहीं रहता है। हमारा सुरक्षा रिकॉर्ड सामान्य अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में बेहतर है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि हमारे कर्मचारी 1500 डिग्री धातुओं और ऐसी मशीनों के साथ काम करते हैं जो एक आदमी के हाथ को चीर सकती हैं। लेकिन यह काफी अच्छा नहीं है। मैं अल्को को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूं। मैं शून्य चोटों के लिए जाने का इरादा रखता हूं। दर्शक भ्रमित थे। इन बैठकों में आमतौर पर एक पूर्वानुमेय स्क्रिप्ट का पालन किया जाता था। एक नया सीईओ एक परिचय के साथ शुरू होता था, एक नकली आत्महीन मजाक बनाता था, कुछ इस बारे में कि वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माध्यम से कैसे सोता था, फिर लाभ और कम लागत को बढ़ावा देने का वादा करता है। इसके बाद करों, व्यावसायिक नियमों और कभी-कभी एक उत्साह के साथ जो तलाक अदालत वकीलों में प्रत्यक्ष अनुभव का सुझाव देता है। अंत में भाषण तालमेल, अधिकार और सहयोग के बवंडर के साथ समाप्त होगा, जिस बिंदु पर हर कोई अपने कार्यालयों में लौट सकता है। ये आश्वस्त करता है कि पूंजीवाद एक और दिन के लिए सुरक्षित था। ओ नील ने मुनाफे के बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने करों का उल्लेख नहीं किया। एक जीत-जीत सहक्रियात्मक बाजार लाभ प्राप्त करने के लिए संरेखन का उपयोग करने की कोई बात नहीं थी। दर्शकों में सभी के लिए कार्यकर्ता सुरक्षा की अपनी बात को देखते हुए ओ नील प्रो विनियमन हो सकता है या बदतर एक डेमोक्रेट। यह एक भयानक संभावना थी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ओ नील ने कहा, मैं इस कमरे में सुरक्षा निकास की ओर इशारा करना चाहता हूं। उसने बॉलरूम के पीछे की ओर इशारा किया। पीछे में कुछ दरवाजे हैं और आग या अन्य आपात स्थिति की संभावना नहीं होने पर आपको शांति से बाहर निकलना चाहिए।
सीढ़ियों से नीचे लॉबी में जाना चाहिए और इमारत को छोड़ देना चाहिए। शांति। केवल शोर खिड़कियों के माध्यम से यातायात की गड़गड़ाहट थी। सुरक्षा। आग निकलती है। क्या यह मजाक था? दर्शकों में एक निवेशक जानता था कि नील 60 के दशक के दौरान वाशिंगटन डीसी में थे। लड़के ने बहुत सारा नशा किया होगा, उसने सोचा। आखिरकार किसी ने हाथ उठाया और एरोस्पेस डिवीजन में इन्वेंट्री के बारे में पूछा। एक अन्य ने कंपनी के पूंजी अनुपात के बारे में पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि आपने मुझे सुना है, नील ने कहा। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि अल्कोआ कैसा कर रहा है, तो आपको हमारे कार्यस्थल सुरक्षा आंकड़ों को देखने की जरूरत है। अगर हम अपनी चोट की दर को कम करते हैं, तो यह चीयरलीडिंग या बकवास के कारण नहीं होगा जो आप कभी कभी अन्य सीईओ से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस कंपनी के व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने खुद को उत्कृष्टता की आदत बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। सुरक्षा एक संकेतक होगी कि हम पूरे संस्थान में अपनी आदतों को बदलने में प्रगति कर रहे हैं। इसी तरह हमें आंका जाना चाहिए। प्रस्तुति समाप्त होने पर कमरे में निवेशकों ने लगभग दरवाजे बंद कर दिए। एक लॉबी के लिए जॉगिंग की। एक पे फोन मिला और अपने 20 सबसे बड़े ग्राहकों को बुलाया। मैंने कहा, बोर्ड ने एक पागल हिप्पी को प्रभारी बनाया और वो कंपनी को मारने जा रहा है, उस निवेशक ने मुझे बताया। मैंने उन्हें तुरंत अपना स्टॉक बेचने का आदेश दिया, इससे पहले कि कमरे में हर कोई अपने ग्राहकों को फोन करना शुरू कर दे और उन्हें वही बात बताए। यह सचमुच मेरे पूरे करियर में दी गई सबसे खराब सलाह थी। नील के भाषण के 1 साल के भीतर अल्कोआ का मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। 2000 में नील के सेवानिवृत्त होने तक कंपनी की वार्षिक शुद्ध आय उनके आने से पहले की तुलना में 5 गुना अधिक थी और इसका बाजार पूंजीकरण $27 बिलियन तक बढ़ गया था। जिस दिन नील को काम पर रखा गया था, उस दिन अल्कोआ में $1 मिलियन का निवेश करने वाले ने कंपनी का नेतृत्व करते हुए लाभांश में $1 और मिलियन कमाए होंगे और उनके स्टॉक का मूल्य उनके जाने पर 5 गुना बड़ा होगा। इसके अलावा यह सब विकास तब हुआ जब अल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन गई। नील के आने से पहले लगभग हर अल्कोआ संयंत्र में प्रति सप्ताह कम से कम एक दुर्घटना होती थी। एक बार उनकी सुरक्षा योजना लागू हो जाने के बाद कुछ सुविधाएं एक दुर्घटना के कारण एक भी कर्मचारी को खोने के बिना वर्षों तक चली जाएंगी। कंपनी की कर्मचारी चोट दर यूएस औसत से 1/20 तक गिर गई। तो नील ने कैसे एक सबसे बड़ी, अजीबोगरीब और सबसे संभावित खतरनाक कंपनियों में से एक को एक लाभ मशीन और सुरक्षा का गढ़ बना दिया? एक आदत पर हमला करके और फिर संगठन के माध्यम से परिवर्तन को देखते हुए। मुझे पता था कि मुझे अल्कोआ को बदलना है, नील ने मुझे बताया। लेकिन आप लोगों को बदलने का आदेश नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर मैं एक चीज के आसपास की आदतों को बाधित करना शुरू कर सकता हूं, तो यह पूरी कंपनी में फैल जाएगी। नील का मानना कि कुछ आदतों में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करने की शक्ति होती है। अन्य आदतों को बदलते हुए वे एक संगठन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कुछ आदतें, दूसरे शब्दों में, व्यवसायों और जीवन के रीमेक में दूसरों की तुलना में अधिक मायने रखती हैं। ये कीस्टोन की आदतें हैं और वे प्रभावित कर सकते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, खर्च करते हैं और संवाद करते हैं। कीस्टोन की आदतें एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करती हैं जो समय के साथ सब कुछ बदल देती है। कीस्टोन की आदतें कहती हैं कि सफलता हर एक चीज को सही करने पर निर्भर नहीं करती है,
बल्कि कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन्हें शक्तिशाली लीवर में बदलने पर निर्भर करती है। इस पुस्तक के पहले खंड में बताया गया है कि आदतें कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे बनाया और बदला जा सकता है। हालांकि आदत मास्टर कहाँ से शुरू करना चाहिए? कीस्टोन आदतों को समझना उस प्रश्न का उत्तर रखता है। वे आदतें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वे हैं जब वे अन्य पैटर्न को बदलना, हटाना और रीमेक करना शुरू करते हैं। कीस्टोन की आदतें बताती हैं कि कैसे माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक चैंपियन बने और क्यों कुछ कॉलेज के छात्र अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे वर्णन करते हैं कि क्यों कुछ लोग वर्षों की कोशिश के बाद अचानक 40 पाउंड खो देते हैं, जबकि काम पर अधिक उत्पादक बन जाते हैं और अभी भी अपने बच्चों के साथ रात के खाने के लिए घर जाते हैं। और कीस्टोन की आदतें बताती हैं कि कैसे अल्कोआ डॉव जोन्स इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक बन गया, जबकि यह पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बन गया। मैं जब एल्को ने सीईओ बनने के बारे में नील से पहली बार संपर्क किया, तो वो नहीं था यकीन है कि वो नौकरी चाहता था। वो पहले से ही बहुत पैसा कमा चुका था और उसकी पत्नी को कनेक्टिकट पसंद था, जहां वे रहते थे। वे पिट्सबर्ग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जहां अल्को का मुख्यालय था। लेकिन प्रस्ताव को ठुकराने से पहले नील ने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। निर्णय लेने में खुद की मदद करने के लिए उन्होंने इस बात की सूची पर काम करना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने पद स्वीकार कर लिया तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी। नील हमेशा सूचियों में एक बड़ा आस्तिक रहा है। सूचियां थीं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित किया। फ्रिस्नो स्टेट के कॉलेज में, जहां उन्होंने 3 साल से थोड़ा अधिक समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा किया, जबकि सप्ताह में 30 घंटे काम करते हुए नील ने अपने जीवनकाल के दौरान हासिल की जाने वाली हर चीज की एक सूची तैयार की थी, जिसमें शीर्ष के पास कुछ अलग करो। 1960 में स्नातक होने के बाद एक दोस्त के प्रोत्साहन पर नील ने एक संघीय इंटर्नशिप के लिए एक आवेदन लिया और 3 लाख अन्य लोगों के साथ सरकारी रोजगार परीक्षा दी। 3000 लोगों को साक्षात्कार के लिए चुना गया था। उनमें से 300 को नौकरी की पेशकश की गई थी। नील एक था। उन्होंने वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक मध्य प्रबंधक के रूप में शुरुआत की और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानने के लिए कहा गया। हर समय नील अपनी सूचियां लिखते रहे, यह रिकॉर्ड करते हुए कि कुछ परियोजनाएं दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों रहीं, किन ठेकेदारों ने समय पर डिलीवरी की और कौन सी नहीं। हर साल उनका प्रमोशन होता था, और जैसे ही वो वीए के रैंकों के माध्यम से उठे, उन्होंने अपने लिए किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नाम बनाया जिसकी सूची में हमेशा एक बुलेट बिंदु शामिल होता था जिसे एक समस्या हल हो जाती थी। 1960 के दशक के मध्य तक वाशिंगटन में इस तरह के कौशल की अत्यधिक मांग थी। डीसी रॉबर्ट मैकनामारा ने हाल ही में युवा गणितज्ञों, सांख्यिकीविदों और कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक फसल को काम पर रखकर पेंटागन का पुनर्निर्माण किया था। राष्ट्रपति जॉनसन अपने खुद के कुछ अच्छे बच्चे चाहते थे, इसलिए नील को भर्ती किया गया, जिसे अंततः प्रबंधन और बजट कार्यालय के रूप में जाना जाने लगा, जो डीसी की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक था। एक दशक के भीतर 38 साल की उम्र में उन्हें उपनिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया और अचानक शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। तभी नील की संगठनात्मक आदतों में शिक्षा वास्तव में शुरू हुई। उनके पहले कार्यों में से एक यह अध्ययन करने के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा तैयार करना था कि सरकार कैसे पैसा खर्च कर रही है स्वास्थ्य देखभाल। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि सरकार के प्रयास, जिन्हें तार्किक नियमों और जानबूझकर प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए था, इसके बजाय विचित्र संस्थागत प्रक्रियाओं द्वारा संचालित थे।
जो कई तरह से आदतों की तरह संचालित होते थे। नौकरशाह और राजनेता निर्णय लेने के बजाय पदोन्नति या पुनः चुनाव जैसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्वचालित दिनचर्या के संकेतों का जवाब दे रहे थे। ये आदत का पाश था, हजारों लोगों और अरबों डॉलर में फैल गया। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस ने सामुदायिक अस्पताल बनाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया था। एक चौथाई सदी बाद यह अभी भी साथ चल रहा था, और इसलिए जब भी सांसदों ने नई स्वास्थ्य देखभाल निधि आवंटित की, नौकरशाहों ने तुरंत निर्माण शुरू कर दिया। जिन कस्बों में नए अस्पताल स्थित थे, उन्हें अधिक रोगी बिस्तरों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मायने रखता था वो एक बड़ा ढांचा खड़ा करना था जिसे एक राजनेता वोट के लिए स्टंप करते समय इंगित कर सकता था। ओ नील ने मुझे बताया। संघीय कार्यकर्ता नीले या पीले पर्दे पर बहस करने में महीनों बिताएंगे, यह पता लगाएंगे कि क्या रोगी के कमरों में 1 या 2 टीवी होने चाहिए। नर्सों के स्टेशनों को डिजाइन करना। वास्तविक व्यर्थ सामान। ज्यादातर समय किसी ने कभी नहीं पूछा कि क्या शहर को अस्पताल चाहिए। नौकरशाहों को हर चिकित्सा समस्या को हल करने की आदत हो गई थी ताकि एक कांग्रेसी कह सके, यह रहा मैंने क्या किया। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन सभी ने बार बार वही किया। शोधकर्ताओं ने लगभग सभी में संस्थागत आदतें पाई हैं, संगठन या कंपनी जिसकी उन्होंने छानबीन की है। व्यक्तियों की आदतें होती हैं, समूहों की दिनचर्या होती है। शैक्षणिक जेफरी हॉजसन ने लिखा, जिन्होंने संगठनात्मक पैटर्न की जांच करने वाला करियर बिताया। दिनचर्या आदतों का संगठनात्मक एनालॉग है। ओ नील के लिए इस प्रकार की आदतें खतरनाक लगती थीं। ओ नील ने कहा, हम मूल रूप से बिना सोचे समझे हुई प्रक्रिया के लिए निर्णय लेने का हवाला दे रहे थे, लेकिन अन्य एजेंसियों में, जहां परिवर्तन हवा में था, अच्छी संगठनात्मक आदतें सफलता पैदा कर रही थीं। उदाहरण के लिए, नासा के कुछ विभाग जानबूझकर संगठनात्मक दिनचर्या स्थापित करके खुद को ओवरहाल कर रहे थे, जिससे इंजीनियरों को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जब मानव रहित रॉकेट टेक ऑफ पर फटते थे, तो विभाग प्रमुख तालियां बजाते थे ताकि सभी को पता चले कि उनके डिवीजन ने कोशिश की और असफल रहे, लेकिन कम से कम उन्होंने कोशिश की थी। आखिरकार, हर बार कुछ महंगा होने पर तालियों से भरा मिशन नियंत्रण, यह एक संगठनात्मक आदत बन गई। या पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को लें, जिसे 1970 में बनाया गया था। ईपर के पहले प्रशासक विलियम रूकेल्सहॉस ने जानबूझकर संगठनात्मक आदतों को इंजीनियर किया, जिसने उनके नियामकों को प्रवर्तन पर आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वकीलों ने मुकदमा या प्रवर्तन कार्रवाई दर्ज करने की अनुमति मांगी, तो यह अनुमोदन के लिए एक प्रक्रिया से गुजरा। डिफ़ॉल्ट आगे जाने के लिए प्राधिकरण था। संदेश स्पष्ट था, ईपीए में आक्रामकता को पुरस्कृत किया जाता है। 1975 तक ईपर एक वर्ष में 1500 से अधिक नए पर्यावरण नियम जारी कर रहा था। ओ नील ने मुझे बताया, हर बार जब मैंने सरकार के एक अलग हिस्से को देखा, तो मुझे ये आदतें मिली जो समझाती थी कि चीजें या तो सफल हो रही हैं या असफल हो रही हैं। सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों ने दिनचर्या के महत्व को समझा। सबसे खराब एजेंसियों का नेतृत्व वे लोग कर रहे थे जिन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, और फिर सोचा कि किसी ने उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया। 1977 में वाशिंगटन डीसी में 16 वर्षों के बाद ओ नील ने फैसला किया कि यह जाने का समय है। वो सप्ताह के 7 दिन 15 घंटे काम करता था और उसकी पत्नी अकेले 4 बच्चों की परवरिश करते करते थक चुकी थी। ओ नील ने इस्तीफा दे दिया और दुनिया की सबसे बड़ी लुगदी और कागज कंपनी इंटरनेशनल पेपर के साथ नौकरी कर ली। वो अंततः इसके अध्यक्ष बने। तब तक उनके कुछ पुराने सरकारी मित्र अल्कोआ के बोर्ड में थे,
जब कंपनी को एक नए मुख्य कार्यकारी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उसके बारे में सोचा। इस तरह उसने नौकरी लेने का फैसला करने पर अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची लिखना समाप्त कर दिया। उस समय अल्कोआ संघर्ष कर रही थी। आलोचकों ने कहा कि कंपनी के कर्मचारी पर्याप्त फुर्तीले नहीं थे और इसके उत्पादों की गुणवत्ता खराब थी। लेकिन ओ'नील की सूची में सबसे ऊपर उन्होंने गुणवत्ता या दक्षता को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं के रूप में नहीं लिखा। अल्कोआ जितनी बड़ी और पुरानी कंपनी में आप एक स्विच फ्लिप नहीं कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हर कोई कड़ी मेहनत करेगा या अधिक उत्पादन करेगा। पिछले सीईओ ने सुधारों को अनिवार्य करने का प्रयास किया था और 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। यह इतना बुरा हो गया था कि वे डमी को पार्किंग स्थल पर लाएंगे, उन्हें प्रबंधकों की तरह तैयार करेंगे और उन्हें पुतले में जला देंगे। अल्कोआ एक खुशहाल परिवार नहीं था, उस दौर के एक व्यक्ति ने मुझे बताया। यह मैनसन परिवार की तरह अधिक था, लेकिन पिघला हुआ धातु के अतिरिक्त के साथ ओ'नील ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता का पता लगाया। अगर उन्होंने नौकरी ली, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हर कोई यूनियन और अधिकारी सहमत हो सके। महत्वपूर्ण था। उन्हें एक ऐसे फोकस की जरूरत थी जो लोगों को एक साथ लाए, जिससे उन्हें लोगों के काम करने और संवाद करने के तरीके को बदलने में मदद मिले। मैं मूल बातें गया, उसने मुझे बताया। हर कोई काम को सुरक्षित रूप से छोड़ने का हकदार है जैसे वे आते हैं, है ना? आपको इस बात से डरना नहीं चाहिए कि आपके परिवार को खिलाने से आपकी जान जा रही है। इसी पर मैंने ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। सभी की सुरक्षा आदतों को बदलना। ओ'नील की सूची के शीर्ष पर उन्होंने सुरक्षा लिखा और एक दुस्साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया। 0 चोटें। 0 कारखाने की चोटें नहीं, 0 चोटें। अवधि। यह उनकी प्रतिबद्धता होगी चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। ओ'नील ने काम लेने का फैसला किया। मैं ओ'नील ने काम पर रखने के कुछ महीने बाद टेनेसी में एक गलाने वाले संयंत्र में श्रमिकों से भरे एक कमरे को बताया। मैं यहां आकर वास्तव में खुश हूं। सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चला था। वॉल स्ट्रीट अभी भी घबराया हुआ था। संघ चिंतित थे। अल्कोआ के कुछ उपाध्यक्ष शीर्ष पद के लिए पारित किए जाने से नाराज थे और ओ'नील बात करते रहे। कार्यकर्ता सुरक्षा। ओ'नील ने कहा, मुझे आपके साथ किसी भी चीज के बारे में बातचीत करने में खुशी हो रही है। वो अल्कोआ के अमेरिकी संयंत्रों के दौरे पर थे, जिसके बाद वे 31 अन्य देशों में कंपनी की सुविधाओं का दौरा करने जा रहे थे। लेकिन एक बात है कि मैं आपके साथ कभी बातचीत नहीं करने जा रहा हूं, और वो है सुरक्षा। मैं कभी नहीं चाहता कि आप यह कहें कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए हर कदम नहीं उठाया है कि लोगों को चोट न पहुंचे। यदि आप मेरे साथ इस बारे में बहस करना चाहते हैं, तो आप हारने वाले हैं। इस दृष्टिकोण की प्रतिभा यह थी कि कोई भी निश्चित रूप से ओ'नील के साथ कार्यकर्ता सुरक्षा के बारे में बहस नहीं करना चाहता था। बेहतर सुरक्षा नियमों के लिए यूनियनें सालों से संघर्ष कर रही थीं। प्रबंधक इसके बारे में बहस नहीं करना चाहते थे, या तो क्योंकि चोटों का मतलब खोई हुई उत्पादकता और कम मनोबल था। हालांकि अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि ओ'नील की 0 चोटों के लिए योजना ने अल्कोआ के इतिहास में सबसे आमूल-चूल परिवर्तन किया। अल्कोआ कर्मचारियों की सुरक्षा की कुंजी। ओ'नील का मानना यह समझना था कि पहली जगह में चोटें क्यों आईं, और यह समझने के लिए कि चोट क्यों लगी, आपको अध्ययन करना होगा कि निर्माण प्रक्रिया कैसे गलत हो रही थी। यह समझने के लिए कि चीजें कैसे गलत हो रही थीं, आपको ऐसे लोगों को लाना होगा जो श्रमिकों को गुणवत्ता नियंत्रण और सबसे कुशल कार्य प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित कर सके, ताकि सब कुछ सही करना आसान हो, क्योंकि सही काम भी सुरक्षित काम है। दूसरे शब्दों में, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए
अल्कोआ को पृथ्वी पर सबसे अच्छी, सबसे सुव्यवस्थित एल्यूमिनियम कंपनी बनने की आवश्यकता थी। ओ नील की सुरक्षा योजना वास्तव में आदत पाश पर आधारित थी। उन्होंने एक साधारण संकेत की पहचान की, एक कर्मचारी की चोट। उन्होंने एक स्वचालित दिनचर्या की स्थापना की, किसी भी समय किसी के घायल होने पर यूनिट के अध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर ओ नील को इसकी सूचना देनी थी और यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी थी कि चोट फिर कभी न हो। और एक इनाम था, केवल वही लोग पदोन्नत हुए जिन्होंने व्यवस्था को अपनाया। यूनिट अध्यक्ष व्यस्त लोग थे। चोट लगने के 24 घंटे के भीतर ओ नील से संपर्क करने के लिए उन्हें दुर्घटना होते ही अपने उपाध्यक्षों से दुर्घटना के बारे में सुनने की जरूरत थी। इसलिए उपाध्यक्षों को फ्लो मैनेजर्स के साथ लगातार संपर्क में रहने की जरूरत है और मंजिल प्रबंधकों को चाहिए कि समस्या देखते ही कार्यकर्ता चेतावनी दें और सुझावों की एक सूची पास में रखें, ताकि जब उपाध्यक्ष ने योजना के लिए कहा तो पहले से ही संभावनाओं से भरा एक विचार बॉक्स हो। यह सब करने के लिए प्रत्येक इकाई को नई संचार प्रणालियों का निर्माण करना था, जिससे निम्नतम कार्यकर्ता के लिए सबसे ऊंचे कार्यपालक के लिए जितनी जल्दी हो सके एक विचार प्राप्त करना आसान हो गया। ओ नील के सुरक्षा कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए कंपनी के कठोर पदानुक्रम के बारे में लगभग सब कुछ बदलना पड़ा। वो नई कॉर्पोरेट आदतों का निर्माण कर रहा था। जैसे जैसे एल्को के सुरक्षा पैटर्न में बदलाव आया, कंपनी के अन्य पहलू भी चौंकाने वाली गति के साथ बदलने लगे। नियमों का विरोध करने में यूनियनों ने दशकों बिताए थे, जैसे कि व्यक्तिगत श्रमिकों की उत्पादकता को मापना अचानक गले लगा लिया गया, क्योंकि इस तरह के मापों ने सभी को यह पता लगाने में मदद की कि निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा कब बेकार हो रहा था, एक सुरक्षा जोखिम पैदा कर रहा था। नीतियां जिनका प्रबंधकों ने लंबे समय से विरोध किया था, जैसे श्रमिकों को एक उत्पादन लाइन को बंद करने के लिए स्वायत्तता देना जब गति बहुत अधिक हो गई थी, अब उनका स्वागत किया गया था, क्योंकि चोटों को होने से पहले रोकने का यह सबसे अच्छा तरीका था। कंपनी इतनी अधिक स्थानांतरित हो गई कि कुछ कर्मचारियों ने पाया कि सुरक्षा की आदतें उनके जीवन के अन्य हिस्सों में फैल रही हैं। 2 या 3 साल पहले मैं अपने कार्यालय में 9वीं स्ट्रीट देख रहा हूं, खिड़की से बाहर पुल और कुछ लोग काम कर रहे हैं जो सही सुरक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एल्कोआ के वर्तमान सुरक्षा निदेशक जेफ शॉकी ने कहा, उनमें से एक पुल की रेलिंग के ऊपर खड़ा था, जबकि दूसरा उसकी बेल्ट पर था। वे सुरक्षा हॉर्नेस या रस्सियों का उपयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी ऐसी कंपनी के लिए काम किया जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचे बिना मैं अपनी कुर्सी से उठ गया, सीढ़ियों की 5 उड़ानों से नीचे चला गया, पुल पर चला गया और इन लोगों से कहा, अरे तुम अपना जोखिम उठा रहे हो जीवन में। आपको अपने हॉर्नेस और सुरक्षा गियर का उपयोग करना होगा। पुरुषों ने समझाया कि उनका पर्यवेक्षक उपकरण लाना भूल गया है। तो शॉकी ने स्थानीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन कार्यालय को फोन किया और पर्यवेक्षक को अंदर कर दिया। एक अन्य कार्यकारी ने मुझे बताया कि एक दिन वो अपने घर के पास एक सड़क की खुदाई में रुक गया क्योंकि उनके पास खाई का डिब्बा नहीं था और सभी को उचित प्रक्रियाओं के महत्व पर एक व्याख्यान दिया। यह सप्ताहांत था और उन्होंने खाई सुरक्षा के बारे में शहर के कार्यकर्ताओं को व्याख्यान देने के लिए अपने बच्चों के साथ अपनी कार रोक दी। यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह इस तरह की बात है। हम अब इसके बारे में सोचे बिना यह काम करते हैं। ओ नील ने कभी यह वादा नहीं किया था कि श्रमिकों की सुरक्षा पर उनका ध्यान अल्कोआ के मुनाफे में वृद्धि करेगा। हालांकि जैसे जैसे उनकी नई दिनचर्या संगठन के माध्यम से आगे बढ़ी, लागत कम हुई, गुणवत्ता बढ़ी और उत्पादकता आसमान छू गई।
यदि पिघली हुई धातु छींटे पड़ने पर श्रमिकों को घायल कर रही थी, तो डालने की प्रणाली को फिर से डिजाइन किया गया, जिससे कम चोटें आईं। इसने पैसे की भी बचत की क्योंकि अल्कोआ ने स्पिल में कम कच्चा माल खो दिया। यदि कोई मशीन टूटती रहती है तो उसे बदल दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि टूटे हुए गियर के कर्मचारी के हाथ को छीनने का जोखिम कम था। इसका मतलब उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भी थे क्योंकि, जैसा कि एल्को ने खोजा था, उपकरण की खराबी सबब पर एल्यूमीनियम का एक मुख्य कारण था। शोधकर्ताओं ने व्यक्तियों के जीवन सहित दर्जनों अन्य सेटिंग्स में समान गतिशीलता पाई है। उदाहरण के लिए, दैनिक दिनचर्या पर व्यायाम के प्रभावों की जांच करने वाले पिछले एक दशक के अध्ययन को लें। जब लोग आदतन व्यायाम करना शुरू करते हैं, यहाँ तक सप्ताह में एक बार भी, वे अपने जीवन में अन्य असंबंधित पैटर्न को बदलना शुरू कर देते हैं, अक्सर अनजाने में। आमतौर पर जो लोग व्यायाम करते हैं वे बेहतर खाना शुरू करते हैं और काम पर अधिक उत्पादक बनते हैं। वे कम धूम्रपान करते हैं और सहकर्मियों के साथ अधिक धैर्य दिखाते हैं और परिवार। वे अपने क्रेडिट कार्ड का कम बार उपयोग करते हैं और कहते हैं कि वे कम तनाव महसूस करते हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों, लेकिन कई लोगों के लिए व्यायाम एक महत्वपूर्ण आदत है जो व्यापक परिवर्तन को गति प्रदान करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के शोधकर्ता जेम्स प्रोचस्का ने कहा, व्यायाम खत्म हो गया है। इसके बारे में कुछ ऐसा है जो अन्य अच्छी आदतों को आसान बनाता है। अध्ययनों ने प्रलेखित किया है कि जो परिवार आदतन एक साथ रात का खाना खाते हैं, वे बेहतर गृहकार्य कौशल, उच्च ग्रेड, अधिक भावनात्मक नियंत्रण और अधिक आत्मविश्वास वाले बच्चों की परवरिश करते हैं। हर सुबह अपना बिस्तर बनाना बेहतर उत्पादकता, बेहतर कल्याण की भावना और बजट के साथ चिपके रहने के मजबूत कौशल के साथ सहसंबद्ध है। ऐसा नहीं है कि पारिवारिक भोजन या साफ सुथरा बिस्तर बेहतर ग्रेड या कम फिजूल खर्ची का कारण बनता है, लेकिन किसी तरह वे शुरुआती बदलाव चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जो अन्य अच्छी आदतों को पकड़ने में मदद करते हैं। यदि आप कीस्टोन आदतों को बदलने या विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप व्यापक बदलाव का कारण बन सकते हैं। हालांकि कीस्टोन आदतों की पहचान करना मुश्किल है। उन्हें खोजने के लिए आपको यह जानना होगा कि कहां देखना है। कीस्टोन आदतों का पता लगाने का अर्थ है कुछ विशेषताओं की खोज करना। कीस्टोन की आदतें अकादमिक साहित्य में छोटी जीत के रूप में जानी जाती हैं। वे नई संरचनाएं बनाकर अन्य आदतों को पनपने में मदद करते हैं, और वे ऐसी संस्कृतियां स्थापित करते हैं जहां परिवर्तन संक्रामक हो जाता है। लेकिन जैसा कि नील और अनगिनत अन्य लोगों ने पाया है, उन सिद्धांतों को समझने और उनका उपयोग करने के बीच की खाई को पार करने के लिए थोड़ी सरलता की आवश्यकता होती है। द्वितीय, जब माइकल फेल्प्स की अलार्म घड़ी सुबह 6:30 बजे बंद हो गई, 13 अगस्त 2008 की सुबह, वो बीजिंग में ओलंपिक गांव में बिस्तर से रेंग कर अपनी दिनचर्या में शामिल हो गए। उसने एक जोड़ी स्वेटपैंट खींची और नाश्ता करने चला गया। उन्होंने उस सप्ताह की शुरुआत में पहले ही 3 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्हें अपने करियर में 9 दिए और उस दिन 2 दौड़ लगाईं। सुबह 7 बजे तक वो कैफेटेरिया में था, अंडे, दलिया और 4 एनर्जी शेक के अपने नियमित रेस डे मेनू खा रहा था। अगले 16 घंटों में वो 6000 से अधिक कैलोरी का उपभोग करेगा। फेल्प्स की पहली दौड़ 200 मीटर बटरफ्लाई। उनकी सबसे मजबूत घटना 10 बजे निर्धारित की गई थी। बंदूक चलाने से 2 घंटे पहले उन्होंने अपनी सामान्य स्ट्रेचिंग व्यवस्था शुरू की, अपनी बाहों से शुरू करके, फिर अपनी पीठ से, फिर अपनी टखनों तक काम करते हुए, जो इतने लचीले थे कि वे एक बैलेरिना के एंड पॉइंट से आगे 90 डिग्री से अधिक बढ़ा सकते थे। 8-30 साल की उम्र में वो पूल में फिसल गया और अपनी पहली वार्म अप लैप
मिश्रित शैलियों के 800 मीटर, उसके बाद 600 मीटर किकिंग, 400 मीटर अपने पैरों के बीच एक बोया खींचना, 200 मीटर स्ट्रोक ड्रिल और एक श्रृंखला शुरू की। अपनी हृदय गति को बढ़ाने के लिए 25 मीटर की दौड़ में कसरत में ठीक 45 मिनट लगे। 9-15 की उम्र में वो पूल से बाहर निकल गया और अपने LZR रेसर में निचोड़ना शुरू कर दिया। एक बॉडीसूट इतना कड़ा था कि इसे लगाने के लिए 20 मिनट की टगन की आवश्यकता थी। फिर उसने अपने कानों पर हेडफोन लगाया, हर दौड़ से पहले खेले जाने वाले हिप हॉप मिश्रण को क्रैंक किया और इंतजार किया। 7 साल की उम्र में फेल्प्स ने तैरना शुरू कर दिया था ताकि उनकी मां और शिक्षकों को पागल करने वाली ऊर्जा को जला दिया जा सके। जब बॉब बोमन नाम के एक स्थानीय तैराकी कोच ने फेल्प्स के लंबे धड़, बड़े हाथ और अपेक्षाकृत छोटे पैर, जो पानी में कम खींच की पेशकश करते थे, को देखा, तो उन्हें पता था कि फेल्प्स एक चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन फेल्प्स भावुक थे। उन्हें दौड़ से पहले शांत होने में परेशानी हुई। उनके माता पिता तलाकशुदा थे और उन्हें तनाव से निपटने में समस्या थी। निशानेबाज विश्राम अभ्यासों की एक पुस्तक खरीदी और फेल्प्स की मां से उन्हें हर रात जोर से पढ़ने के लिए कहा। पुस्तक में एक स्क्रिप्ट थी, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में कस लें और उसे छोड़ दें। कल्पना कीजिए कि तनाव दूर हो रहा है। सो जाने से पहले फेल्प्स के शरीर के प्रत्येक भाग को तनावग्रस्त और शिथिल कर दिया। बोमन का मानना कि तैराकों के लिए जीत की कुंजी सही दिनचर्या बना रही थी। फेल्प्स, बोमन जानते थे, पूल के लिए एक आदर्श शरीर था। उसने कहा, हर कोई जो अंततः ओलंपिक में भाग लेता है, उसकी मांसलता सही होती है। बोमन यह भी देख सकते थे कि छोटी उम्र में भी फेल्प्स में जुनूनी होने की क्षमता थी जिसने उन्हें एक आदर्श एथलीट बना दिया। तो फिर सभी कुलीन कलाकार जुनूनी हैं। बोमन फेल्प्स को क्या दे सकता था? हालांकि जो उसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग करता था, वो आदतें थीं जो उसे पूल में सबसे मजबूत मानसिक तैराक बनाती थीं। उसे फेल्प्स के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल कुछ विशिष्ट आदतों को लक्षित करने की आवश्यकता थी, जिनका तैराकी से कोई लेना देना नहीं था और सब कुछ सही मानसिकता बनाने के लिए था। उन्होंने व्यवहार की एक श्रृंखला तैयार की जिसका उपयोग फेल्प्स प्रत्येक दौड़ से पहले शांत और ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते थे। उन छोटे लाभों को खोजने के लिए, जहां एक खेल में जीत मिलीसेकंड में आ सकती है, इससे सभी फर्क पड़ेगा। जब फेल्प्स के शोर थे, उदाहरण के लिए, प्रत्येक अभ्यास के अंत में बोमन उसे घर जाने और वीडियो टेप देखने के लिए कहते थे। सोने से पहले और जागने पर इसे देखें। वीडियो टेप असली नहीं था, बल्कि यह पूर्ण जाति का मानसिक दृश्य था। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद फेल्प्स खुद को ब्लॉक से कूदते हुए और धीमी गति में निर्दोष रूप से तैरने की कल्पना करते थे। वो अपने स्ट्रोक, पूल की दीवारों, अपने घुमावों और फिनिश की कल्पना करेगा। वो अपने शरीर के पीछे जागने की कल्पना करेगा। उसके होठों से पानी टपक रहा होगा क्योंकि उसके मुंह ने सतह को साफ कर दिया था। अंत में उसकी टोपी को चीरने जैसा क्या लगेगा? वो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाता और पूरी प्रतियोगिता, छोटे छोटे विवरणों को बार बार देखता, जब तक कि वो एक एक पल को दिल से नहीं जानता। अभ्यास के दौरान, जब बोमन ने फेल्प्स को दौड़ की गति से तैरने का आदेश दिया, तो वो चिल्लाया, वीडियो टेप लगाओ, और फेल्प्स धक्का देंगे खुद। जितना कठिन वो कर सकता था। जैसे ही उसने पानी को काटा, यह लगभग एंटीक्लिमैक्टिक लगा। उसने अपने सिर में ऐसा कई बार किया था कि अब तक यह रटने लगा था। लेकिन यह काम कर गया। वह तेज और तेज होता गया। आखिरकार, सभी बोमन को एक दौड़ से पहले फुसफुसाते हुए करना पड़ा, वीडियो टेप तैयार हो जाओ, और फेल्प्स बस जाएंगे और प्रतियोगिता को कुचल देंगे।
और एक बार जब बोमन ने फेल्प्स के जीवन में कुछ मुख्य दिनचर्या स्थापित की, तो अन्य सभी आदतें, उनका आहार और अभ्यास कार्यक्रम, स्ट्रेचिंग और नींद की दिनचर्या अपने आप ही गिर गईं। वे आदतें इतनी प्रभावी क्यों थीं? उन्होंने मुख्य आदतों के रूप में काम क्यों किया? ये अकादमिक साहित्य में छोटी जीत के रूप में जाना जाता था। मैं छोटी जीत ठीक वैसी ही होती है जैसी वे ध्वनि करते हैं, और इस बात का हिस्सा है कि कैसे कीस्टोन की आदतें व्यापक परिवर्तन पैदा करती हैं। अनुसंधान के एक विशाल निकाय ने दिखाया है कि छोटी जीत में बहुत अधिक शक्ति होती है, एक ऐसा प्रभाव जो स्वयं जीत की उपलब्धियों के अनुपात में होता है। एक कॉर्नेल प्रोफेसर ने 1984 में लिखा था, छोटी जीत एक छोटे से लाभ का एक स्थिर अनुप्रयोग है। एक बार एक छोटी सी जीत पूरी हो जाने के बाद, ताकतें गति में आ जाती हैं जो एक और छोटी जीत के पक्ष में होती हैं। छोटे छोटे लाभों को पैटर्न में बदलकर ईंधन परिवर्तनकारी परिवर्तनों को जीतता है, जो लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि बड़ी उपलब्धियां पहुंच के भीतर हैं। उदाहरण के लिए, जब 1960 के दशक के अंत में समलैंगिक अधिकार संगठनों ने होमोफोबिया के खिलाफ अभियान शुरू किया, तो उनके शुरुआती प्रयासों में केवल असफलता ही मिली। उन्होंने समलैंगिकों पर मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनों को निरस्त करने पर जोर दिया और राज्य विधानसभाओं में पूरी तरह से हार गए। शिक्षकों ने समलैंगिक किशोरों की सलाह के लिए पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश की, और यह सुझाव देने के लिए निकाल दिया गया कि समलैंगिकता को अपनाया जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि समलैंगिक समुदाय के बड़े लक्ष्य भेदभाव और पुलिस उत्पीड़न को समाप्त करना। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन को समलैंगिकता को एक मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित करना बंद करना पहुंच से बाहर थे। फिर 1970 के दशक की शुरुआत में गे लिबरेशन पर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की टास्क फोर्स ने एक मामूली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कांग्रेस के पुस्तकालय को मुख्यालय 71-471 असामान्य यौन संबंध, यौन अपराध सहित दूसरी कम अपमानजनक श्रेणी में 1972 में पुनर्वर्गीकरण का अनुरोध करने वाला एक पत्र प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के पुस्तकालय ने बदलाव करने के लिए सहमति व्यक्त की। पुस्तकों को एक नवनिर्मित श्रेणी मुख्यालय 76.5 समलैंगिकता समलैंगिक मुक्ति आंदोलन समलैंगिकता आंदोलन में पुनर्वर्गीकृत किया। किताबों को कैसे बंद किया जाता है, इस बारे में यह एक पुरानी संस्थागत आदत का एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन प्रभाव विद्युतीकरण कर रहा था। नई नीति की खबर पूरे देश में फैल गई। समलैंगिक अधिकार संगठनों ने जीत का हवाला देते हुए फंड जुटाने के अभियान शुरू किए। कुछ वर्षों के भीतर खुले तौर पर समलैंगिक राजनेता कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और ओरेगन में राजनीतिक कार्यालय के लिए दौड़ रहे थे। उनमें से कई ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के फैसले को प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। 1973 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने वर्षों की आंतरिक बहस के बाद समलैंगिकता की परिभाषा को फिर से लिखा। इसलिए यह अब एक मानसिक बीमारी नहीं थी। राज्य के कानूनों के पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने लोगों के साथ उनके यौन अभिविन्यास के कारण भेदभाव करना अवैध बना दिया। और यह सब एक छोटी सी जीत के साथ शुरू हुआ। एक प्रमुख संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कार्ल वीक ने लिखा, छोटी जीत एक साफ, रैखिक, धारावाहिक रूप में गठबंधन नहीं करती है। प्रत्येक चरण कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य के करीब एक प्रदर्शन योग्य कदम होता है। अधिक सामान्य परिस्थितियां होती हैं जहां छोटी जीत बिखरी होती हैं, जैसे लघु प्रयोग जो प्रतिरोध और अवसर के बारे में निहित सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं और उन संसाधनों और बाधाओं को उजागर करते हैं जो स्थिति को उभारने से पहले अदृश्य थे। ठीक ऐसा ही माइकल फेल्प्स के साथ हुआ।
जब बॉब बोमन ने विजुअलाइजेशन और विश्राम की मुख्य आदतों पर फेल्प्स और उनकी मां के साथ काम करना शुरू किया, तो न तो बोमन और न ही फेल्प्स को पता था कि वे क्या कर रहे हैं। बोमन ने मुझे बताया, हम प्रयोग करेंगे, अलग अलग चीजों को आजमाएं जब तक कि हमें काम करने वाली चीजें न मिलें। आखिरकार हमें लगा कि सफलता के इन छोटे छोटे पलों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें मानसिक ट्रिगर में बनाना सबसे अच्छा है। हमने उन्हें एक रूटीन में काम किया। माइकल को जीत की भावना देने के लिए हर दौड़ से पहले हम कई चीजें करते हैं। यदि आप माइकल से पूछते कि प्रतियोगिता से पहले उसके सिर में क्या चल रहा है, तो वो कहेगा कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ कार्यक्रम का पालन कर रहा है। लेकिन यह सही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी आदतें खत्म हो गई हैं। जब दौड़ आती है, तो वो अपनी योजना के आधे से अधिक हो जाता है और वो हर कदम पर विजयी होता है। सभी स्ट्रेच वैसे ही चले जैसे उसने योजना बनाई थी। वार्म अप लैप्स ठीक वैसे ही थे जैसे उन्होंने कल्पना की थी। उनके हेडफोन ठीक वही खेल रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वास्तविक दौड़ उस पैटर्न में एक और कदम है जो उस दिन पहले शुरू हुई थी और जीत के अलावा कुछ भी नहीं है। जीतना एक स्वाभाविक विस्तार है। बीजिंग में वापस। यह 9:56 पूर्वाह्न था, दौड़ शुरू होने से 4 मिनट पहले, और फेल्प्स अपने पैर की उंगलियों पर थोड़ा उछलते हुए अपने शुरुआती ब्लॉक के पीछे खड़ा था। जब उद्घोषक ने अपना नाम बताया, तो फेल्प्स ने ब्लॉक पर कदम रखा, जैसा कि उन्होंने हमेशा एक दौड़ से पहले किया था, और फिर हमेशा की तरह नीचे उतर गए। उसने अपनी बाहों को 3 बार घुमाया, जैसा कि वो 12 साल की उम्र से हर दौड़ से पहले था। वो फिर से ब्लॉक पर चढ़ गया, अपने रुख में आ गया, और जब बंदूक की आवाज आई, तो वो उछल पड़ा। पानी से टकराते ही फेल्प्स को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उनके गॉगल्स के अंदर नमी थी। वो यह नहीं बता सकता था कि वे ऊपर या नीचे से लीक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने पानी की सतह को तोड़ दिया और तैरना शुरू किया, उसे उम्मीद थी कि रिसाव बहुत खराब नहीं होगा। दूसरी बारी तक, हालांकि सब कुछ धुंधला हो रहा था। जैसे ही वो तीसरे मोड़ और अंतिम गोद के पास पहुंचा, उसके चश्मे के प्याले पूरी तरह से भरे हुए थे। फेल्प्स कुछ भी नहीं देख सका। पूल के तल के साथ की रेखा नहीं, काली थी नहीं जो आने वाली दीवार को चिन्हित करती है। वो नहीं देख सका कि कितने स्ट्रोक बचे थे। अधिकांश तैराकों के लिए ओलंपिक फाइनल के बीच में अपनी दृष्टि खो देना घबराहट का कारण होगा। फेल्प्स शांत थे। उस दिन बाकी सब कुछ योजना के अनुसार चला गया था। लीक होने वाले चश्मे मामूली विचलन थे, लेकिन एक जिसके लिए वो तैयार थे। बोमन ने एक बार फेल्प्स को मिशिगन के एक पूल में अंधेरे में तैरने के लिए कहा था, यह मानते हुए कि उन्हें किसी भी आश्चर्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। फेल्प्स के दिमाग में कुछ वीडियो टेप में इस तरह की समस्याएं थीं। उसने मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास किया था कि वो गॉगल फेल होने पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। जैसे ही उन्होंने अपनी आखिरी गोद शुरू की, फेल्प्स ने अनुमान लगाया कि अंतिम धक्का के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, 19 या 20, शायद 21, और गिनती शुरू कर दी। जब वो पूरी ताकत से तैरा तो उसने पूरी तरह से आराम महसूस किया। गोद के बीच में उन्होंने अपना प्रयास बढ़ाना शुरू कर दिया। एक अंतिम विस्फोट की भारी विरोधियों में उनकी मुख्य तकनीकों में से एक बन गया था। 18 स्ट्रोक में वो दीवार का अनुमान लगाने लगा। वो भीड़ की दहाड़ सुन सकता था, लेकिन चूंकि वो अंधा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वे उसके लिए या किसी और के लिए जयकार कर रहे थे। 19 स्ट्रोक, फिर 20। ऐसा लगा कि उसे एक और चाहिए। उसके सिर में वीडियो टेप ने यही कहा। उसने एक 21वां विशाल प्रहार किया, अपनी भुजा को फैलाकर सरकाया और दीवार को छुआ। उन्होंने इसे पूरी तरह से समय दिया था। जब उन्होंने अपने चश्मे उतारे और स्कोर बोर्ड की ओर देखा,
तो उनके नाम के आगे WR विश्व रिकॉर्ड लिखा हुआ था। उसने एक और गोल्ड जीता था। दौड़ के बाद एक रिपोर्टर ने पूछा कि अंधा तैरना कैसा लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने कल्पना की थी, फेल्प्स ने कहा। छोटी जीत से भरे जीवन में यह एक अतिरिक्त जीत थी। मैं पॉल ओ नील के अल्कोआ के CEO बनने के 6 महीने बाद उन्हें आधी रात को एक टेलीफोन कॉल आया। एरिज़ोना में एक प्लांट मैनेजर लाइन पर था, घबराया हुआ था। इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे एक एक्सट्रूशन प्रेस ने काम करना बंद कर दिया था और एक कर्मचारी, एक युवक जो कुछ हफ्ते पहले कंपनी में शामिल हुआ था, नौकरी के लिए उत्सुक था क्योंकि इसने स्वास्थ्य देखभाल की पेशकश की थी। उसकी गर्भवती पत्नी ने मरम्मत की कोशिश की थी। वो प्रेस के चारों ओर एक पीली सुरक्षा दीवार से कूद गया था और गड्ढे के पार चला गया था। 6 फुट के झूलते हाथ पर एल्यूमीनियम का एक टुकड़ा टेका हुआ था। युवक ने एल्यूमीनियम का कबाड़ निकालकर खींच लिया। मशीन ठीक हो गई। उसके पीछे हाथ ने अपने चाप को फिर से शुरू किया, उसके सिर की ओर झूला मारा तो हाथ ने उसकी खोपड़ी को कुचल दिया। वो तुरंत मारा गया। 14 घंटे बाद ओ नील ने सभी संयंत्र के अधिकारियों साथ ही पिट्सबर्ग में अल्कोआ के शीर्ष अधिकारियों को एक आपातकालीन बैठक में आदेश दिया। बहुत दिन तक उन्होंने बड़ी मेहनत से आरेखों के साथ और बार बार वीडियोटेप देखकर दुर्घटना को फिर से बनाया। उन्होंने उन दर्जनों त्रुटियों की पहचान की जिन्होंने मृत्यु में योगदान दिया था, जिसमें 2 प्रबंधक भी शामिल थे जिन्होंने उस व्यक्ति को बाधा पर कूदते देखा था लेकिन उसे रोकने में विफल रहे। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसने उस आदमी पर जोर नहीं दिया था कि उसे टूटने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। निर्देशों की कमी है कि वो मरम्मत का प्रयास करने से पहले एक प्रबंधक ढूंढना चाहिए। और जब कोई गड्ढे में कदम रखता है तो मशीन को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए सेंसर की अनुपस्थिति। हमने इस आदमी को मार डाला, एक गंभीर चेहरे वाले ओ नील ने समूह को बताया। यह नेतृत्व की मेरी विफलता है। मैं उसकी मौत का कारण बना और यह आदेश की श्रृंखला में आप सभी की विफलता है। कमरे में मौजूद अधिकारी अचंभित रह गए। जरूर एक दुखद दुर्घटना हुई थी, लेकिन अल्कोआ में दुखद दुर्घटनाएं जीवन का हिस्सा थीं। यह लाल गर्म धातु और खतरनाक मशीनों को संभालने वाले कर्मचारियों के साथ एक बड़ी कंपनी थी। एक शीर्ष कार्यकारी बिल ओ रूरके ने कहा, पॉल एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आया था और सुरक्षा के बारे में बात करते समय बहुत संदेह था। हमें लगा कि यह कुछ हफ्तों तक चलेगा और फिर वो किसी और चीज पर ध्यान देना शुरू कर देगा। लेकिन उस मुलाकात ने वाकई सबको झकझोर कर रख दिया था। वो इस सामान के बारे में गंभीर था, इतना गंभीर था कि वो किसी ऐसे कर्मचारी की चिंता में रात भर जागता था जिससे वो कभी नहीं मिला था। तभी चीजें बदलने लगीं। उस बैठक के 1 सप्ताह के भीतर अल्कोआ के संयंत्रों की सभी सुरक्षा रेलिंगों को चमकीले पीले रंग से रंग दिया गया और नई नीतियां लिखी गईं। प्रबंधकों ने कर्मचारियों से कहा कि वे सक्रिय रखरखाव का सुझाव देने से न डरें और नियमों को स्पष्ट किया गया ताकि कोई भी असुरक्षित मरम्मत का प्रयास न करे। नई सतर्कता के परिणामस्वरूप क्षति दर में अल्पकालिक उल्लेखनीय गिरावट आई। अल्कोआ ने एक छोटी जीत का अनुभव किया। फिर ओ नील उछल पड़ा। उन्होंने एक मेमो में लिखा, मैं दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए सभी को बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ तक केवल 2 सप्ताह के लिए। हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमने नियमों का पालन किया है। यह एक संख्या को नीचे लाया है। हमें जश्न मनाना चाहिए क्योंकि हम जान बचा रहे हैं। मजदूरों ने नोट की कॉपी बनाई और उसे अपने लॉकर में चिपका दिया। किसी ने गलाने वाले पौधे की दीवारों में से एक पर ओ नील का एक भित्ति चित्र चित्रित किया, जिसके नीचे मेमो का एक उद्धरण लिखा हुआ था। जिस तरह माइकल फेल्प्स की दिनचर्या का तैराकी और उसकी सफलता से कोई लेना देना नहीं था,
उसी तरह ओ नील के प्रयासों ने उन परिवर्तनों में स्नोबॉल करना शुरू कर दिया जो सुरक्षा से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी परिवर्तनकारी थे। मैंने प्रति घंटा कर्मचारियों से कहा, यदि आपका प्रबंधन सुरक्षा मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं करता है, तो मुझे घर पर कॉल करें, यह मेरा नंबर है, ओ नील ने मुझे बताया। कार्यकर्ताओं ने फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वे दुर्घटनाओं के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। वे इन सभी अन्य महान विचारों के बारे में बात करना चाहते थे। उदाहरण के लिए, घरों के लिए एल्यूमिनियम साइडिंग का निर्माण करने वाला एल्कोआ संयंत्र वर्षों से संघर्ष कर रहा था क्योंकि अधिकारी लोकप्रिय रंगों का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे और अनिवार्य रूप से गलत अनुमान लगाएंगे। वे रंग के रंगों को चुनने के लिए सलाहकारों को लाखों डॉलर का भुगतान करेंगे और 6 महीने बाद गोदाम सनबर्स्ट येलो से भर जाएगा और अचानक हंटर ग्रीन की मांग से बाहर हो जाएगा। एक दिन एक निम्न स्तर के कर्मचारी ने एक सुझाव दिया जिसने महाप्रबंधक को जल्दी से अपना काम किया। यदि वे सभी पेंटिंग मशीनों को एक साथ समूहीकृत करते हैं, तो वे रंगद्रव्य को तेजी से बदल सकते हैं और ग्राहकों की मांग में बदलाव के जवाब में अधिक फुर्तीला बन सकते हैं। 1 साल के भीतर एल्यूमिनियम साइडिंग पर मुनाफा 2 गुना हो गया। सुरक्षा पर ओ नील के ध्यान के साथ शुरू हुई छोटी जीत ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें सभी प्रकार के नए विचार उभरे। एल्कोआ के एक कार्यकारी ने मुझे बताया, यह पता चला है कि यह आदमी 1 दशक से इस पेंटिंग के विचार का सुझाव दे रहा था, लेकिन प्रबंधन में किसी को नहीं बताया। फिर वो आंकड़े, चूंकि हम सुरक्षा अनुशंसाएं मांगते रहते हैं, तो क्यों न उन्हें इस अन्य विचार के बारे में बताया जाए। यह ऐसा था जैसे उसने हमें विजेता लॉटरी नंबर दिए हों। जब एक युवा पॉल ओ नील सरकार के लिए काम कर रहा था और स्वास्थ्य देखभाल पर संघीय खर्च का विश्लेषण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। अधिकारियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक शिशु मृत्यु दर थी। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी पर सबसे धनी देशों में से एक था। फिर भी अधिकांश यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों की तुलना में इसकी शिशु मृत्यु दर अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से, बच्चों की एक चौंका देने वाली संख्या उनके पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाती है। ओ नील को यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि क्यों। उन्होंने अन्य संघीय एजेंसियों से शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करने के लिए कहा, और हर बार जब कोई जवाब के साथ वापस आया, तो वो समस्या के मूल कारणों को समझने के लिए गहराई से प्रयास करने के लिए एक और सवाल पूछता था। जब भी कोई ओ नील के कार्यालय में कुछ खोज के साथ आता था, ओ नील उनसे नई पूछताछ के साथ पूछताछ करना शुरू कर देता था। उसने और जानने के लिए वास्तव में क्या चल रहा था, यह समझने के लिए अपने कभी न खत्म होने वाले धक्का से लोगों को पागल कर दिया। मैं पॉल ओ नील से प्यार करता हूँ, लेकिन आप मुझे उसके लिए फिर से काम करने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं कर सके, एक अधिकारी ने मुझसे कहा। आदमी को कभी ऐसा जवाब नहीं मिला है जिसे वो 1 और 20 घंटे के काम में नहीं बदल सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ शोधों ने सुझाव दिया कि शिशु मृत्यु का सबसे बड़ा कारण समय से पहले जन्म था, और बच्चों के बहुत जल्दी पैदा होने का कारण यह था कि गर्भावस्था के दौरान माताओं को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। इसलिए शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए माताओं के आहार में सुधार करें। सरल है ना? लेकिन कुपोषण को रोकने के लिए महिलाओं को गर्भवती होने से पहले अपने आहार में सुधार करना पड़ा। इसका मतलब था कि सरकार को महिलाओं के यौन सक्रिय होने से पहले उन्हें पोषण के बारे में शिक्षित करना शुरू करना पड़ा, जिसका मतलब था कि अधिकारियों को हाई स्कूलों के अंदर पोषण पाठ्यक्रम बनाना था। हालांकि जब ओ नील ने उन पाठ्यक्रमों को बनाने के बारे में पूछना शुरू किया,
तो उन्होंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई हाई स्कूल शिक्षकों को पोषण सिखाने के लिए पर्याप्त बुनियादी जीव विज्ञान नहीं पता था। ऐसा सरकार को रीमेक करना था कि कैसे शिक्षक कॉलेज में शिक्षित हो रहे थे, और उन्हें जीव विज्ञान में एक मजबूत आधार देना था ताकि वे अंततः किशोर लड़कियों को पोषण सिखा सकें, ताकि वे किशोर यौन संबंध शुरू करने से पहले बेहतर खा सकें और अंततः पर्याप्त पोषण प्राप्त हो जब उनके बच्चे थे। खराब शिक्षक प्रशिक्षण। ओ'नील के साथ काम करने वाले अधिकारियों को अंततः पता चला उच्च शिशु मृत्यु दर का मूल कारण था। यदि आपने डॉक्टरों या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से शिशु मृत्यु से लड़ने की योजना के लिए कहा, तो उनमें से किसी ने भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के तरीके को बदलने का सुझाव नहीं दिया होगा। वे नहीं जानते होंगे कि एक लिंक था। हालांकि कॉलेज के छात्रों को जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाकर आपने अंततः उनके लिए उस ज्ञान को किशोरों को देना संभव बना दिया, जिन्होंने स्वस्थ खाना शुरू किया और वर्षों बाद मजबूत बच्चों को जन्म दिया। आज जब ओ'नील ने काम शुरू किया था, तब से यूएस शिशु मृत्यु दर 68% कम है। शिशु मृत्यु दर के साथ ओ'नील के अनुभव दूसरे तरीके को दर्शाते हैं कि कीस्टोन की आदतें परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी संरचनाएं बनाकर जो अन्य आदतों को फलने फूलने में मदद करती हैं। समय से पहले होने वाली मौतों के मामले में शिक्षकों के लिए कॉलेजिएट पाठ्यक्रम बदलने से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई, जो अंततः यह उलझ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को कैसे शिक्षित किया जाता है और क्या गर्भवती होने पर उन्हें पर्याप्त पोषण दिया जाता है। और ओ'नील की आदत ने अन्य नौकरशाहों को लगातार शोध जारी रखने के लिए प्रेरित किया जब तक कि उन्हें समस्या के मूल कारणों का पता नहीं चला। सरकार ने शिशु मृत्यु दर जैसी समस्याओं के बारे में कैसे सोचा? यही बात लोगों के जीवन में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, लगभग 20 साल पहले तक पारंपरिक ज्ञान यह मानता था कि लोगों के लिए वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका उनके जीवन को मौलिक रूप से बदलना था। डॉक्टर मोटे रोगियों को सख्त आहार देते थे और उन्हें जिम में शामिल होने के लिए कहते थे। नियमित परामर्श सत्र में भाग लेते थे, कभी कभी जितनी बार हर दिन, और लिफ्ट लेने के बजाय सीढ़ियों पर चलकर अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करते थे। किसी के जीवन को पूरी तरह से झकझोर देने से ही यह सोच चली कि उनकी बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने लंबे समय तक इन तरीकों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि वे विफल थे। मरीजों कुछ हफ्तों के लिए सीढ़ियों का उपयोग करेंगे, लेकिन महीने के अंत तक यह बहुत अधिक परेशानी वाला था। उन्होंने आहार शुरू किया और जिम में शामिल हो गए, लेकिन शुरुआती उत्साह के बाद वे अपने पुराने खाने और टीवी देखने की आदतों में वापस आ गए। इतने सारे बदलाव एक साथ जमा करने से उनमें से किसी के लिए भी टिकना असंभव हो गया। फिर 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा वित्त पोषित शोधकर्ताओं के एक समूह ने वजन घटाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने 1600 मोटे लोगों के एक समूह को इकट्ठा किया था और उन्हें सप्ताह में कम से कम एक दिन जो कुछ भी खाया था उसे लिखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। पहले तो यह कठिन था। विषय अपनी खाद्य पत्रिकाओं को ले जाना भूल गए या नाश्ता करेंगे और इसे नोट नहीं करेंगे। हालांकि धीरे धीरे लोगों ने सप्ताह में एक बार अपने भोजन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और कभी कभी अधिक बार। कई प्रतिभागियों ने दैनिक भोजन लॉग रखना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक आदत बन गई। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रतिभागियों ने अपनी प्रविष्टियों को देखना शुरू कर दिया और उन पैटर्नों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनके बारे में वे नहीं जानते थे। कुछ ने देखा कि वे हमेशा लगभग 10 बजे नाश्ता करते थे, इसलिए उन्होंने मध्याह्न भोजन के लिए अपने डेस्क पर एक सेब या केला रखना शुरू कर दिया।
दूसरों ने भविष्य के मेनू की योजना बनाने के लिए अपनी पत्रिकाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जब रात का खाना इधर उधर हो गया, तो उन्होंने फ्रिज से जंक फूड के बजाय अपने द्वारा लिखे गए स्वस्थ भोजन को खा लिया। शोधकर्ताओं ने इनमें से किसी भी व्यवहार का सुझाव नहीं दिया था। उन्होंने बस सभी को यह लिखने के लिए कहा था कि वे सप्ताह में एक बार क्या खाते हैं। लेकिन इस कीस्टोन आदत फूड जर्नलिंग ने एक ऐसी संरचना तैयार की जिसने अन्य आदतों को फलने फूलने में मदद की। अध्ययन में 6 महीने जो लोग दैनिक भोजन रिकॉर्ड रखते थे, उनका वजन बाकी सभी की तुलना में दोगुना हो गया था। थोड़ी देर बाद पत्रिका मेरे दिमाग में आ गई, एक व्यक्ति ने मुझे बताया। मैंने भोजन के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया। इसने मुझे बिना उदास हुए भोजन के बारे में सोचने की एक प्रणाली दी। ओटमील के सत्ता संभालने के बाद अल्कोआ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तरह खाद्य पत्रिकाओं ने अन्य आदतों को पनपने के लिए एक संरचना प्रदान की, ओटमील की सुरक्षा आदतों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें अन्य व्यवहार उभरे। प्रारंभ में ओटमील ने दुनिया भर में अल्कोआ के कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ने का आदेश देने का असामान्य कदम उठाया। यह 1980 के दशक की शुरुआत में था, जब बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क आमतौर पर नहीं थे लोगों के डेस्कटॉप कंप्यूटर से जुड़ा है। ओटमील ने यह तर्क देते हुए अपने आदेश को सही ठहराया कि एक वास्तविक समय सुरक्षा डेटा सिस्टम बनाना आवश्यक था जिसका उपयोग प्रबंधक सुझाव साझा करने के लिए कर सकते थे। नतीजतन अल्कोआ ने वास्तव में दुनिया भर में पहले कॉर्पोरेट ईमेल सिस्टम में से एक विकसित किया। ओटमील ने हर सुबह लॉग ऑन किया और यह सुनिश्चित करने के लिए संदेश भेजे कि बाकी सभी लोग भी लॉग ऑन हैं। सबसे पहले लोग मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नेटवर्क का उपयोग करते थे। फिर जैसे जैसे ईमेल की आदतें अधिक अंतर्निहित और आरामदायक होती गईं, उन्होंने सभी प्रकार के अन्य विषयों पर जानकारी पोस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि स्थानीय बाजार की स्थिति, बिक्री कोटा और व्यावसायिक समस्याएं। उच्च रैंकिंग अधिकारियों को प्रत्येक शुक्रवार को एक रिपोर्ट भेजनी होती थी, जिसे कंपनी में कोई भी पढ़ सकता था। ब्राजील में एक प्रबंधक ने स्टील की कीमत में बदलाव पर न्यूयॉर्क में एक सहयोगी को डेटा भेजने के लिए नेटवर्क का उपयोग किया। द न्यूयॉर्कर ने उस जानकारी को लिया और वॉल स्ट्रीट पर कंपनी के लिए त्वरित लाभ कमाया। बहुत जल्द हर कोई हर चीज के बारे में संवाद करने के लिए सिस्टम का उपयोग कर रहा था। मैं अपनी दुर्घटना की रिपोर्ट भेजूंगा, और मुझे पता था कि बाकी सभी ने इसे पढ़ा है, इसलिए मुझे लगा, क्यों न अन्य कंपनियों को मूल्य निर्धारण की जानकारी या खुफिया जानकारी भेजी जाए। एक प्रबंधक ने मुझे बताया, यह ऐसा था जैसे हमने एक गुप्त हथियार की खोज की थी। प्रतियोगिता यह पता नहीं लगा सकी कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। जब वेब विकसित हुआ, तो अल्कोआ लाभ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ओटमील की कीस्टोन आदत कार्यकर्ता सुरक्षा ने एक ऐसा मंच तैयार किया था जिसने प्रतियोगियों से एक और अभ्यास ईमेल वर्षों को प्रोत्साहित किया। मैं 1996 तक पॉल ओटमील लगभग एक दशक से अल्कोआ में थे। उनके नेतृत्व का अध्ययन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। उन्हें संभावित वाणिज्य सचिव या रक्षा सचिव के रूप में नियमित रूप से उल्लेख किया गया था। उनके कर्मचारियों और यूनियनों ने उन्हें उच्च अंक दिए। उनकी देखरेख में अल्कोआ के शेयर की कीमत 200% से अधिक बढ़ गई थी। अंत में वो एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सफलता थी। उसी वर्ष मई में पिट्सबर्ग शहर में एक शेयरधारक बैठक में एक बेनेडिक्टिन नन सवाल जवाब सत्र के दौरान खड़ी हुई और ओ'नील पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सिस्टर मैरी मार्गरेट मेक्सिको के सियुदाद एक्यूना में एक अल्कोआ संयंत्र के अंदर मजदूरी और शर्तों के बारे में
चिंतित एक सामाजिक वकालत समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसने कहा कि जब नील ने अल्कोआ के सुरक्षा उपायों की प्रशंसा की तो मैक्सिको में श्रमिक खतरनाक धुएं के कारण बीमार हो रहे थे। ये असत्य है, नील ने कमरे से कहा। अपने लैपटॉप पर उन्होंने मैक्सिकन प्लांट से सुरक्षा रिकॉर्ड निकाले। देखो, उन्होंने कहा, कमरे को सुरक्षा, पर्यावरण अनुपालन और कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण पर अपना उच्च स्कोर दिखाते हुए। सुविधा के कार्यकारी प्रभारी रॉबर्ट बार्टन अल्कोआ के सबसे वरिष्ठ प्रबंधकों में से एक थे। वो दशकों से कंपनी के साथ थे और उनकी कुछ सबसे बड़ी साझेदारियों के लिए जिम्मेदार थे। नन ने कहा कि दर्शकों को नील पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बैठ गई। बैठक के बाद नील ने उसे अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। नन के धार्मिक आदेश के पास अल्कोआ के 50 शेयर थे और महीनों से वे कंपनी के मैक्सिकन कार्यों की समीक्षा के लिए एक प्रस्ताव पर शेयरधारक वोट मांग रहे थे। नील ने सिस्टर मैरी से पूछा कि क्या वो स्वयं किसी पौधे में गई हैं। नहीं, उसने उससे कहा। सुरक्षित रहने के लिए नील ने कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख और सामान्य परामर्शदाता को यह देखने के लिए मैक्सिको जाने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने एक्यूना संयंत्र के रिकॉर्ड को खंगाला और एक ऐसी घटना की रिपोर्ट मिली जो कभी मुख्यालय नहीं भेजी गई थी। कुछ महीने पहले एक इमारत के भीतर धुएं का गुब्बार उठ गया था। ये अपेक्षाकृत मामूली घटना थी। प्लांट के कार्यकारी बार्टन ने गैसों को हटाने के लिए वेंटिलेटर लगाए थे। जो लोग बीमार हो गए थे वे 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो गए थे। लेकिन बार्टन ने कभी बीमारियों की सूचना नहीं दी थी। जब अधिकारी पिट्सबर्ग लौटे और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए तो नील के पास एक प्रश्न था। क्या बॉब बार्टन को पता था कि लोग बीमार हो गए हैं? हम उससे नहीं मिले, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हाँ, यह बहुत स्पष्ट है कि वो जानता था। 2 दिन बाद बार्टन को निकाल दिया गया। बाहर निकलने से बाहरी लोगों में हड़कंप मच गया। लेखों में बार्टन का उल्लेख कंपनी के सबसे मूल्यवान अधिकारियों में से एक के रूप में किया गया था। उनका जाना महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के लिए एक झटका था। अल्कोआ के भीतर हालांकि किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। इसे उस संस्कृति के अपरिहार्य विस्तार के रूप में देखा गया जिसे नील ने बनाया था। बार्टन ने खुद को निकाल लिया, उनके एक सहयोगी ने मुझे बताया। वहां कोई विकल्प भी नहीं था। यह अंतिम तरीका है कि कीस्टोन की आदतें व्यापक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं। संस्कृतियों का निर्माण करके जहां नए मूल्य शामिल हो जाते हैं। कीस्टोन की आदतें कठिन विकल्प बनाती हैं, जैसे कि एक शीर्ष कार्यकारी को निकालना आसान, क्योंकि जब वो व्यक्ति संस्कृति का उल्लंघन करता है तो यह स्पष्ट है कि उन्हें जाना होगा। कभी कभी ये संस्कृतियां स्वयं को विशेष शब्द संग्रहों में प्रकट करती हैं, जिनका उपयोग स्वयं एक आदत बन जाती है जो एक संगठन को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, अल्कोआ में मुख्य कार्यक्रम और सुरक्षा दर्शन वाक्यांश थे जो सूटकेस की तरह काम करते थे, जिसमें प्राथमिकताओं, लक्ष्यों और सोचने के तरीकों के बारे में पूरी बातचीत होती थी। नील ने मुझे बताया, किसी अन्य कंपनी में किसी ऐसे व्यक्ति को आग लगाना मुश्किल हो सकता है जो वहां इतने लंबे समय से था। यह मेरे लिए कठिन नहीं था। यह स्पष्ट था कि हमारे मूल्य क्या निर्धारित करते हैं। उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने घटना की रिपोर्ट नहीं की थी और इसलिए किसी और को इससे सीखने का अवसर नहीं मिला। सीखने का अवसर साझा नहीं करना एक प्रमुख पाप है। संस्कृतियां प्रत्येक संगठन की प्रमुख आदतों से विकसित होती हैं, चाहे नेता उनके बारे में जानते हों या नहीं। उदाहरण के लिए, जब शोधकर्ताओं ने वेस्ट पॉइंट पर आने वाले कैडेटों के एक वर्ग का अध्ययन किया तो उन्होंने अपने ग्रेड पॉइंट औसत, शारीरिक योग्यता, सैन्य क्षमताओं और आत्म अनुशासन को मापा।
जब उन्होंने उन कारकों को सहसंबंधित किया कि क्या छात्र बाहर हो गए या स्नातक हो गए, हालांकि उन्होंने पाया कि उनमें से सभी एक कारक शोधकर्ताओं से कम मायने रखते हैं जिन्हें धैर्य कहा जाता है, जिसे उन्होंने चुनौतियों की ओर सख्ती से काम करने, प्रयास बनाए रखने और काम करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। असफलता, प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रगति में पठारों के बावजूद वर्षों से ब्याज ग्रिड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कैसे उभरता है। यह एक ऐसी संस्कृति से विकसित होता है जिसे कैडेट अपने लिए बनाते हैं, और वो संस्कृति अक्सर कीस्टोन आदतों के कारण उभरता है जो वे वेस्ट पॉइंट पर अपनाते हैं। एक कैडेट ने मुझे बताया, इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ कठिन है। वे पहली गर्मियों को बीस्ट बैरक कहते हैं क्योंकि वे आपको पीसना चाहते हैं। स्कूल वर्ष शुरू होने से पहले बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मुझे यहाँ पहले कुछ दिनों में लोगों का यह समूह मिला और हमने यह काम शुरू किया जहाँ हर सुबह हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलते हैं कि हर कोई मजबूत महसूस कर रहा है। अगर मैं चिंतित या निराश महसूस कर रहा हूँ तो मैं उनके पास जाता हूँ और मुझे पता है कि वे मुझे वापस पंप करेंगे। हम में से केवल 9 हैं और हम खुद को मस्केटिया कहते हैं। उनके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ 1 महीने तक टिक पाता। वेस्ट पॉइंट पर सफल होने वाले कैडेट मानसिक और शारीरिक अनुशासन की आदतों से लैस होकर स्कूल पहुंचते हैं। हालांकि वे संपत्तियां आपको केवल इतनी दूर तक ले जाती हैं। सफल होने के लिए उन्हें एक कीस्टोन आदत की आवश्यकता होती है जो एक संस्कृति का निर्माण करती है, जैसे कि समान विचारधारा वाले दोस्तों की दैनिक सभा, बाधाओं को दूर करने की ताकत खोजने में मदद करने के लिए। कीस्टोन की आदतें हमें ऐसी संस्कृतियों का निर्माण करके बदल देती हैं जो उन मूल्यों को स्पष्ट करती हैं जिन्हें एक कठिन निर्णय या अनिश्चितता के क्षण में हम अन्यथा भूल सकते हैं। मैं 2000 में नील एल्कोआ से सेवानिवृत्त हुए और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अनुरोध पर ट्रेजरी के सचिव बने। उन्होंने 2 साल बाद उस पद को छोड़ दिया और आज अपना अधिकांश समय अस्पतालों को पढ़ाने में बिताते हैं कि कैसे कार्यकर्ता सुरक्षा और कीस्टोन आदतों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो चिकित्सा त्रुटि दर को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न कॉर्पोरेट बोर्डों में सेवा कर सकते हैं। इस बीच पूरे अमेरिका में कंपनियों और संगठनों ने कार्यस्थलों को रीमेक करने के लिए कीस्टोन आदतों का उपयोग करने के विचार को अपनाया है। उदाहरण के लिए IBM में लोग गेर्स्टनर ने शुरू में एक कीस्टोन आदत पर ध्यान केंद्रित करके फर्म का पुनर्निर्माण किया। IBM का शोध और बिक्री दिनचर्या कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से कंपनी में निरंतर सुधार की संस्कृति व्यापक आंतरिक समालोचना की एक कीस्टोन आदत के माध्यम से बनाई गई है जो हर असाइनमेंट के मूल में है। गोल्डमैन सैक्स के भीतर जोखिम की एक महत्वपूर्ण आदत मूल्यांकन हर निर्णय को रेखांकित करता है और एल्कोआ में नील की विरासत जीवित है। उनकी अनुपस्थिति में भी चोट की दर में गिरावट जारी है। 2010 में एल्कोआ के 82% स्थानों ने चोट के कारण एक कर्मचारी दिवस नहीं गंवाया, जो अब तक के उच्चतम स्तर के करीब है। एल्कोआ में पिघले हुए एल्यूमीनियम को संभालने की तुलना में औसतन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में श्रमिकों के घायल होने की संभावना अधिक होती है। मूवी स्टूडियो के लिए कार्टून बनाते हैं या एक अकाउंटेंट के रूप में करते हैं। जब मुझे प्लांट मैनेजर बनाया गया था, एल्कोआ के कार्यकारी जेफ शॉकी ने कहा, पहले दिन मैंने पार्किंग स्थल में खींचा। मैंने इन सभी पार्किंग स्थानों को सामने के दरवाजों के पास लोगों के खिताब के साथ देखा। इस या उसके लिए मुखिया आदमी, जो लोग महत्वपूर्ण थे, उन्हें बेहतरीन पार्किंग स्थल मिले। सबसे पहले मैंने एक रखरखाव प्रबंधक को सभी शीर्षकों पर पेंट करने के लिए कहा। मैं चाहता था कि जो कोई भी सबसे अच्छा स्थान पाने के लिए जल्द से जल्द काम करे।
सभी ने संदेश को समझा। प्रत्येक व्यक्ति मायने रखता है। यह उसी का विस्तार था जो पॉल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कर रहा था। इससे प्लांट का विद्युतीकरण हो गया। बहुत जल्द सभी को हर दिन पहले काम मिल रहा था। ट्रेजरी में ओ नील का कार्यकाल अल्कोआ में उनके करियर जितना सफल नहीं रहा। कार्यभार ग्रहण करने के लगभग तुरंत बाद उन्होंने कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिसमें कार्यकर्ता सुरक्षा, रोजगार सृजन, कार्यकारी जवाबदेही और अन्य पहलों के बीच अफ्रीकी गरीबी से लड़ना शामिल है। हालांकि ओ नील की राजनीति राष्ट्रपति बुश की राजनीति के अनुरूप नहीं थी और उन्होंने बुश के प्रस्तावित कर कटौती के विरोध में एक आंतरिक लड़ाई शुरू की। उन्हें 2002 के अंत में इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। ओ नील ने मुझे बताया, जो मैंने सोचा था कि आर्थिक नीति के लिए सही बात व्हाइट हाउस की इच्छा के विपरीत थी। यह एक ट्रेजरी सचिव के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे निकाल दिया गया।